गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग SBTS 7 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका मॉडल टेस्ट था। होपफुली आप सभी का ये टेस्ट बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत हम अपने रेस्पेक्टेड सिंह सर के स्लोगन अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको के साथ करने चल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, देखिए ए कार ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू ए हॉल्ट इन ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। इफ द सेम कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर देन इट कैन बी ब्रॉट टू ए हॉल्ट विथ सेम ब्रेक्स इन कितनी देर के बाद वो हॉल्ट पे पहुंचेगा। देखो भाई, हम लोग जानते हैं कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2as होता है अगर रिटार्डेशन होता है। अब उसको हमें रोकना है, मतलब यहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 के बराबर हो गई। सो यहां से यू स्क्वायर हमारा इक्वल हो गया 2as के। अब देखिए अगर हम दोनों कार के लिए रिलेशन लिखेंगे तो ये रिलेशन हमारा हो जाएगा बेटा u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर इक्वल टू s1 अपॉन s2 के। क्योंकि सेम कार है तो एक्सेलरेशन कॉन्स्ट सेम होगा। यहां से बेटा आप s2 की वैल्यू निकालोगे तो s1 टाइम्स u2 बाई u1 का होल स्क्वायर हो जाएगी। u2 की वैल्यू आपको 60 किलोमीटर पर आवर गिवन है, तो s1 को हम लोग 8 मीटर ही रहने देते हैं। देखो दोनों का यूनिट जो है सेम है, 60 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब आप डिवाइड करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 60 बाई 30 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 8 इंटू 4 इक्वल टू 32 मीटर के इक्वल आएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इन फिगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन बिलो द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 5 सेकेंड एंड t इक्वल टू 7 सेकेंड से। तो देखो यहां पर जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालने जा रहे हो तो एवरेज वेलोसिटी बेटा यहां से इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे, जो इसकी स्लोप होगी वो आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी, वो आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी। तो ध्यान से अगर आप यहां पर देखेंगे ये वाली वैल्यू आपकी 30 माइनस 10 से 20 आ जाएगी और ये वैल्यू 7 माइनस 5 से 2 के इक्वल आएगी। तो जब इसकी स्लोप निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी। तो देखिए ध्यान से यहां पर अगर एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा बेटा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी के। ये वैल्यू आपकी डेल्टा एक्स है और ये वैल्यू आपकी डेल्टा टी है। सो ये इक्वल हो जाएगा बेटा डेल्टा एक्स है यहां पर 30 माइनस 10 यानी कि 20, डेल्टा टी है 2, तो ये वैल्यू आपकी 10 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ गई। सो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है ऑप्शन नंबर 2। सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ए कार मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अप टू सम डिस्टेंस, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज आर u and v, then velocity of car at halfway of the path will be। सपोज कार हमारी यहां से लेकर यहां तक जा रही है, राइट, a से लेकर b तक जा रही है। इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने u दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी v दे रखी है। तो कह रहे हैं यहां पर वेलोसिटी क्या रही होगी जब ये मिड पॉइंट पर होगी। देखो भैया ध्यान से, सबसे पहले मिड पॉइंट की वेलोसिटी को हम v डैश एज्यूम कर लेते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में, फर्स्ट केस में जो आपका सब ये डिस्टेंस x होगा, ये डिस्टेंस x होगा, क्योंकि ये पॉइंट हमारा मिडिल पॉइंट है। तो देखो ध्यान से, जो v डैश का स्क्वायर है वो u स्क्वायर प्लस 2ax के इक्वल आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड हाफ के लिए v डैश हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी
और v हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। यानी यहां पर ये v स्क्वायर इज इक्वल टू वी डैश स्क्वायर प्लस का 2ax के इक्वल आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। एक काम करते हैं, पहली इक्वेशन को अगर आप देखो तो यहां से v डैश स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू ट्वाइस ऑफ ax के बराबर है, और सेकेंड इक्वेशन से v स्क्वायर माइनस वी डैश स्क्वायर माइनस का v डैश स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 2ax के। इन दोनों को बेटा हम लोग इक्वेट कर देते हैं, तो जब आप इक्वेट करोगे तो v डैश स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल हो जाएगा v स्क्वायर माइनस के v डैश स्क्वायर के। सिंप्लीफाई करते हैं तो 2v डैश का स्क्वायर इक्वल होगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर के, v डैश का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के। सो यहां से बेटा v डैश की वैल्यू अंडर रूट के अंदर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आ जाएगी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी बच्चों ने इसका जवाब सही दिया होगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन दे रखा है पार्टिकल की वेलोसिटी का, वेयर x इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन इज, देखो हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन का जो डिस्प्लेसमेंट का साथ रिलेशन होता है ये होता है v dv बाई dx। तो सबसे पहले हम लोग dv बाई dx निकाल लेते हैं। तो जब आप dv बाई dx की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये d अपॉन dx ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x के इक्वल होगा। सिंप्लीफाई करने पर इसकी वैल्यू 6x माइनस 4 के इक्वल आ जाएगी। अब इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं, v हमको ऑलरेडी यहां पर दे रखा है, देयरफॉर जो हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा v की वैल्यू बेटा है 3x स्क्वायर माइनस 4x, dv बाई dx की वैल्यू है 6x माइनस 4। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। सभी बच्चों को मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, ए बैलून इज राइजिंग वर्टिकली अप विद ए वेलोसिटी ऑफ 29 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम इट एंड इट रीचेस द ग्राउंड इन 10 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ बैलून व्हेन द स्टोन वाज ड्रॉप। देखो मान लिया उस समय बैलून हमारा ग्राउंड से h हाइट पर था जब स्टोन को ड्रॉप किया गया है। तो जब स्टोन को आप ड्रॉप करेंगे तो स्टोन के पास वही इनिशियल वेलोसिटी होगी जो बैलून के पास थी, u इक्वल टू 29 मीटर पर सेकेंड। ये स्टोन ऐसे ऐसे थोड़ी देर तक ऊपर जाएगा, फिर यहां से ऐसे आके नीचे गिरेगा। देखो जहां से बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है या ड्रॉप किया जाता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को आपको हमेशा ओरिजिन कंसीडर करना है, और हम जानते हैं ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटी होती है उसको पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो जरा लगा देते हैं इक्वेशन कौन सी, ये वाली इक्वेशन y वेक्टर इक्वल टू uy वेक्टर t प्लस का हाफ ay वेक्टर t का स्क्वायर। देखो इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर ये हाइट हमारी h के बराबर है तो ये नीचे की तरफ है, तो इसको हम लोग माइनस h से लिख देंगे। वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, राइट, यानी वो पॉजिटिव होगी तो 29 हो जाएगी। टाइम आपको दे रखा है 10 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो माइनस के साथ हाफ हो जाएगा। जी की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं, टी स्क्वायर आपका हो जाएगा 100। जरा इसको सोल्व करेंगे तो माइनस एच इक्वल टू ये 290 आ जाएगा। इससे कैंसिल करेंगे तो ये माइनस का 500 आ जाएगा। माइनस एच की वैल्यू माइनस का 210 मीटर आ जाएगी, यानी एच की वैल्यू हमारी 210 मीटर आ गई। तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है बेटा। करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन। तो देखो ये जो इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये वेक्टर रिलेशन होता है, इसलिए अगर आप वेक्टर के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डायरेक्शन को लेके तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 ये है, ए बॉडी थ्रोज वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन, इट पासेस फ्रॉम द सेम हाइट एट 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, देन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। देखो भैया, मान लो ये ग्राउंड है, अगर कोई भी बॉडी को हमने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है, वो सेम पॉइंट को क्रॉस कर रही है, किसी सेम हाइट को क्रॉस करें, सपोज इस हाइट को क्रॉस कर रही है 2 बार, तो एक बार ये जाते समय क्रॉस कर रही होगी, एक बार आते समय। अब इन्होंने कहा है कि 4 सेकेंड और 6 सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है बॉडी की। देखो भैया, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि ये बॉडी जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंची है, जहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हुई है, वहां तक पहुंचने में इसको कितना समय लगा होगा। देखो भैया, 4 सेकेंड, ऐसे जाके ऐसे लौटी है, राइट, यानी 1 सेकेंड इसको 4 से यहां पे t इक्वल टू 4 सेकेंड था, यहां पर t इक्वल टू 6 सेकेंड है। इसका मतलब ये वाला टोटल टाइम t हमारा 2 सेकेंड के इक्वल है। तो यहां पर 1 सेकेंड बॉडी को ऊपर जाने में लगा होगा और 1 सेकेंड बॉडी को नीचे आने में, यानी कि बॉडी ने जो टोटल टाइम लिया होगा जब इसकी वेलोसिटी 0 हुई है, वो टाइम आपका 5 सेकेंड के इक्वल होगा। अब हम लोग एक इक्वेशन यूज कर लेते हैं कि v बराबर होता है हमारा u माइनस जी टी के। सपोज आपने बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया था, तो फाइनल वेलोसिटी को 0 कर दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, g की वैल्यू 10 है और t है हमारा कितना 5 सेकेंड्स। तो यहां पे सिंप्लीफाई करने पर अगर आप देखेंगे तो u की वैल्यू आपकी 50 मीटर पर सेकेंड के इक्वल आ रही है। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है यहां पर, ठीक है भाई। तो बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही था बेटा, 50 मीटर पर सेकेंड, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 7, एन इलेक्ट्रिक केटल हैज 4 एम्पियर करंट एट 220 वोल्ट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बॉयल 1 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो सबसे पहले देखते हैं पावर कितनी ले रहा। पावर होता है हमारा v इंटू आई के इक्वल, और ये पावर हमारा Q बाई टी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, जहां पर t होता है हमारा क्या, टाइम। देखिए टाइम की वैल्यू निकालेंगे तो Q अपॉन v इंटू आई के इक्वल हो जाएगा। Q होता है ms डेल्टा t डिवाइडेड बाई v इंटू आई। मास कितना है देख लो भैया, 1 किलोग्राम। 1 पुट कर देते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है 4200 जूल पर केजी। राइज इन टेम्परेचर है 80 मल्टीप्लाइड बाई 80 करते हैं, डिवाइडेड बाई वोल्टेज है 220 वोल्ट इनटू करंट दे रखी है 4 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई, अब आंसर सारे के सारे मिनट्स में आ रहे हैं बेटा, तो हम लोग इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू आ जाएगी हमारी मिनट में। अब सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 1 0 यहां से गया, 1 0 यहां से गया, इससे कैंसिल करेंगे 70 आ जाएगा। 2 से कैंसिल करिए, सॉल्व करिए भैया इसको जल्दी। अभी 4 से कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से 11 आ जाएगा, यानी टाइम की वैल्यू 70 बाई 11 मिनट आ गई। तो लगभग इसकी वैल्यू आपकी 6.3 मिनट्स के इक्वल आएगी। सो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा इसका ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फॉर कुकिंग द फूड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ यूटेंसिल इज मोस्ट सुटेबल, कुकिंग के लिए कौन सा बर्तन ज्यादा उपयुक्त होता है। देखो भैया, ज्यादा उपयुक्त वो होगा जो ज्यादा से ज्यादा हीट ट्रांसफर करे और कम से कम हीट एब्जॉर्ब करे, राइट, वो ज्यादा हमारे लिए उपयुक्त होगा, सुटेबल होगा। मतलब स्पेसिफिक हीट लेस होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। तो देखिए ध्यान से, यहां पर लो स्पेसिफिक हीट एंड हाई कंडक्टिविटी आपकी 4th ऑप्शन में है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, 2 identical metal balls at temperature 200 degree centigrade and 400 degree centigrade kept in air at 27 degree, okay, the ratio of the net heat lost by these bodies is। देखो भैया, हम जानते हैं
कि जो हमारा dq बाई dt होता है वो सिग्मा ए टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4 होता है, जहां t एक एप्सिलॉन भी लिख लो जो एमिसिविटी होती है, t बॉडी का टेम्परेचर होता है, टी नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है। एक बॉडी है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एक है 400 पे, ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर यहां पर हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, वैल्यू पुट कर देते भैया। तो देखो टाइम तो सेम है, यानी यहां से जो dq1 अपॉन dq2 का रेशियो आएगा ये भी कैंसिल हो जाएगा। सेम बॉडी है, फर्स्ट बॉडी का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड को जब केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये 473 की पावर माइनस पावर 4 हो जाएगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये 300 की पावर 4 हो जाएगी अपॉन 400 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो ये 673 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4 हो जाएगी। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 तो हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 ये है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक वेक्टर्स इफ दे हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। सेम डायरेक्शन हो और डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो, भैया ये बात तो गलत है। डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तभी तो वो लाइक वेक्टर्स या इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। यानी ये बात तो भैया फॉल्स हो गई। रीजन देखें, वेक्टर क्वांटिटी डू नॉट हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्या बात है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो स्पेसिफाइड होगी, यानी यहां पर रीजन और असर्शन दोनों ही फॉल्स हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज इफ द असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज r1 ऑन रिवर्सिंग द वेक्टर बी द रिजल्टेंट बिकम्स r2। ठीक है भैया, देखो कुछ नहीं करना है इसमें, यानी कि जो r1 स्क्वायर है वो बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के इक्वल हो गया। अब b की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो a और b के बीच का जो एंगल है जो कि पहले थीटा था वो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और हम जानते हैं कि कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कॉस थीटा होती है, तो r2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 बिकॉज cos 180 माइनस थीटा इज सेम एज माइनस का cos थीटा। b को डायरेक्शन को रिवर्स करने पर एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर की वैल्यू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल आएगी बेटा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 11th का वो है थर्ड। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू है c वेक्टर के, और a प्लस b जो है वो c के बराबर है। तो पूछा गया है एंगल बिटवीन a एंड b, a और b के बीच का एंगल कितना होगा। देखो भाई यहां से c वेक्टर इक्वल है a वेक्टर प्लस b वेक्टर के, तो अगर c वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो c स्क्वायर इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के। गिवन है c इक्वल टू a प्लस b, तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के। यहां से ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के। ये कैंसिल हो गया तो यहां से 1 इक्वल टू आ गया कॉस थीटा के। हम जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 0 डिग्री के इक्वल। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। सिंपल सा फार्मूला बेस्ड, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस गिवन बाय, ओके, n
where N2 and N1 are the number of particles per unit volume and Z2 and Z1 respectively। ठीक है भैया, व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर डी का डायमेंशनल फार्मूला। देखो ये जो N है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया है, यानी इसको हम लोग अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को थोड़ी देर के लिए N से लिख दें तो ये N अपॉन एरिया, एरिया की अगर आप डायमेंशन की बात करोगे तो बेटा L स्क्वायर हो जाएगा। हमें डी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, N2 N1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो ये N अपॉन L की पावर 3 हो जाएगा। और ये है आपका Z2 माइनस Z1, इसकी डायमेंशन 1/L के इक्वल हो जाएगी। तो अगर हम यहां से देखें तो हमारी जो D की डायमेंशन है वो सिंपली L स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, यानी D का डायमेंशनल फार्मूला हमारा m0 L स्क्वायर T की पावर 0 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। करेक्ट ऑप्शन है आपका थर्ड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बेटा ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? द एक्सटी ग्राफ रिप्रेजेंटिंग एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। भैया ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे, इसका मतलब टाइम के साथ उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होना है, उसकी पोजीशन फिक्स रहेगी। देख लेते हैं किस ग्राफ में भैया। देखो यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो ये ग्राफ सही है। यहाँ पर टाइम के साथ एक्स भी बढ़ रहा है, यहाँ पर टाइम के साथ एक्स डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और यहाँ भी एक्स चेंज हो रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। ग्राफ को देखते ही टिक कर देना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। A ball is thrown downwards with velocity v from the top of a tower and it reaches the ground with speed 3. What is the height of the tower? भैया देखिए बेटा यहाँ से फेंका गया है, इसकी हाइट को मैंने h एज्यूम कर लिया, इसको फेंका है आपने v से, जमीन पे पहुंचते समय इसकी वेलोसिटी 3v हो गई। तो हम लोग यूज कर लेते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2gh। फाइनल वेलोसिटी है 3v, तो ये हो जाएगा 9v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल है v स्क्वायर प्लस का 2gh। यहां से 2gh की वैल्यू 8v स्क्वायर के इक्वल आएगी, यानी h की वैल्यू 4v स्क्वायर अपॉन g के इक्वल आ जाएगी। देख लेते हैं भैया कोई ऑप्शन है ऐसा? यस, ऐसा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है भाई, तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ यूनिट वेक्टर्स a कैप एंड b कैप हुज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज थीटा। ओके, दो वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर है, एक है a कैप और दूसरा है b कैप, इनके बीच का एंगल है थीटा। तो कह रहे इनके डिफरेंस बताना है कितना होगा। तो देख लो भैया, a कैप माइनस b कैप का डिफरेंस निकालेंगे अंडर रूट के अंदर a कैप का स्क्वायर प्लस b कैप का स्क्वायर प्लस 2 a कैप का मॉड b कैप का मॉड इंटू कॉस थीटा। a कैप b कैप यूनिट वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो इसका मतलब मॉड ऑफ a कैप माइनस b कैप की जो वैल्यू है 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगी। इसको लिख दीजिए अंडर रूट के अंदर 2 1 प्लस कॉस थीटा। डिफरेंस निकालना था बेटा। देखो हमने यहां पे थोड़ी सी ये मिस्टेक हुई है, हमसे डिफरेंस पूछा गया था, तो यहां पर प्लस की जगह हमारा साइन कौन सा आएगा? माइनस आएगा भाई, माइनस। इस बात को ध्यान रखना है, 1 माइनस कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे अंडर रूट के अंदर 2 1 माइनस कॉस थीटा की जगह -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख देते हैं। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मॉड ऑफ a कैप माइनस b कैप की वैल्यू 2 साइन थीटा बाई 2 के इक्वल आ जाएगी। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। करेक्ट ऑप्शन है 16 का फर्स्ट। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। A girl riding a bicycle with a speed of 5 meter per second towards north direction sees raindrops falling vertically towards downwards. Okay, तो भैया देखो इधर ऐसे एक गर्ल है
जो इस डायरेक्शन में जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, ये वेलोसिटी ऑफ गर्ल है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वर्टिकल है, ये इस डायरेक्शन में देखती है कि बारिश के बूंदे आ रही हैं, यानी ये वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स है विद रेस्पेक्ट टू गर्ल। ठीक है भैया। और देखिए ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि रेन ड्रॉप एक्चुअल में इस डायरेक्शन से आ रही होगी किसी एंगल थीटा पर, इसको हमने थीटा एज्यूम कर लिया, ये वी आर जी हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है भाई, मान लो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसका ये वाला कंपोनेंट वी आर जी साइन थीटा हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट वी आर जी कॉस थीटा हो जाएगा। अगर इस गर्ल को ये ड्रॉप्स वर्टिकल आती हुई दिखाई दे रही हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों की स्पीड बराबर है। इसका मतलब वी आर जी साइन थीटा की वैल्यू 5 के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड सिचुएशन में, On increasing the speed to 15 मीटर पर सेकेंड रेन ड्रॉप्स appears to fall making an angle of 45 डिग्री। ओके, इसने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया, स्पीड को बढ़ाने पर इसने अपनी स्पीड को बढ़ाकर कर लिया 15 मीटर पर सेकेंड। बढ़ाने पर इसने देखा कि जो रेन ड्रॉप्स हैं इसको 45 डिग्री पर हिट कर रही हैं, यानी अब इस सिचुएशन में यह वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, लेकिन एक्चुअल में रेन ड्रॉप्स तो यहीं से आ रही थी थीटा डिग्री एंगल पर। यह वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो कि हमसे पूछा गया है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम यहां पर इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये तो ये वाला एंगल जो है बेटा 45 डिग्री होगा। तो अगर हम इस गर्ल की वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट ले लें और रेन की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट ले लें, तो इसके लिए रेन ड्रॉप्स इस डायरेक्शन में वर्टिकली हिट कर रही होंगी, तो ये एंगल 45 है, तो गर्ल की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट 15 cos 45 हो जाएगा। ये 45 है तो ये पूरा 45 होगा, ये वाला एंगल 45 माइनस थीटा हो जाएगा। तो वी आर जी का ये वाला कंपोनेंट वी आर जी cos 45 माइनस थीटा हो जाएगा। यानी इस सिचुएशन के लिए जो वी आर जी cos 45 माइनस थीटा है वो 15 के बराबर आएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को हम डिवाइड कर देते हैं 1 से, तो देखिए वी आर जी से वी आर जी कट जाएगा, cos 45 माइनस थीटा। अच्छा बेटा, यहां पर ये 15 cos 45 था, 15 cos 45 था, इक्वल हो जाएगा 15 cos 45 डिवाइडेड बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 5 के। अब यहां पर हम देखो भाई जगह कम बची है, दूसरे कलर का इस्तेमाल करके यहीं पे लिखने जा रहा हूं। ये हो जाएगा cos 45 cos थीटा प्लस साइन 45 साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू यहां पर 5 से 3 cos 45। अब देखो cos 45 साइन 45 बराबर हो तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा cot थीटा हो जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, यानी cot थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 2 के इक्वल। अब cot थीटा 2 आ गया, वी आर जी साइन थीटा 5 के बराबर था। एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहां पर, ये एक ट्रायंगल है, सपोज ये वाला एंगल थीटा है, cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये वैल्यू 2 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगी। तो यहां पर जो ये वाली इक्वेशन है आपकी बेटा, ये वी आर जी साइन 45, हमको वी आर जी निकालना है। देखिए यहां पे लिखने जा रहा हूं, अब वी आर जी
साइन 45 साइन थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 1/√5 आएगी और ये इक्वल आएगा किसके, ये इक्वल है 5 के इक्वल है, यानी यहां से VRG की वैल्यू 5/5 मीटर पर सेकेंड आ गए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। Two projectiles A and B thrown with speeds in the ratio 4:2:5, यानी कि अगर वेलोसिटी का रेशियो की बात करें u1/u2 वो हमारा 4√2/5 है। Acquire the same height if A is thrown at an angle of 45 degree with the horizontal, then angle of position of B will be, जरा मैक्सिमम हाइट दोनों की सेम है, यानी h1 इक्वल है किसके, h2 के, u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1/2g इक्वल हो जाएगा u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2/2g के। 2g कैंसिल हो गया, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो u1 साइन थीटा 1 बराबर होगा u2 साइन थीटा 2 के। इसका मतलब जो साइन थीटा 2 है वो हमारा u1/u2 साइन थीटा 1 हो जाएगा। u1/u2 की वैल्यू 4√2/5 है, साइन थीटा 1 साइन 45 हो जाएगा 1/√2 कैंसिल होगा, इसकी वैल्यू 4/5 आ गई। तो साइन थीटा 2 की वैल्यू 4/5 आ गई। हम जानते हैं ये वैल्यू साइन 53 डिग्री की होती है, यानी यहां से थीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी 53 डिग्री। सो करेक्ट ऑप्शन आ गया आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए भैया जल्दी से बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन। A car is going east with a velocity 8 meter per second and a passenger in the car observes that a train is going north with a speed of 15 meter per second. What is the actual velocity of the train? बहुत ही बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो भैया ये है आपका, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। एक कार इज गोइंग ईस्ट विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। कार इधर की तरफ जा रही है 8 मीटर पर सेकेंड से। अगर इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूं, इसको वाई, इधर यूनिट वेक्टर आई कैप होगा, इधर जे कैप होगा, तो यानी वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारी 8 आई कैप के इक्वल आ जाएगी। ये देखता है, कार में बैठा हुआ पैसेंजर देखता है कि ट्रेन जा रही है नॉर्थ में 15 मीटर पर सेकेंड की तरफ, ये देखता है इधर की तरफ। ये है वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, और ये है तुम्हारी 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार को अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये 15 जे कैप के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या निकालना है। अगर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार लिखें, रिलेशन बहुत ही सिंपल सा होता है। ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू कार हो जाएगा। यहां पर ये जो दो टर्म है ये बाहर होते हैं, बीच में जो कुछ होगा कॉमन होगा और बीच में प्लस का साइन होता है। तो देखिए हमें निकालना था, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस का वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल होगी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार है 15 जे कैप और ये है आपका 8 आई कैप। हमको वेलोसिटी बतानी है तो इसका जरा मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं, मॉड ऑफ वीटीजी निकाल लेते हैं। तो इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 289 हो गया जो कि 17 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 बता दो भाई तुम लोग भी एक आधे क्वेश्चन। 20 जल्दी से सॉल्व करिए।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 2 thermometers, 1 Celsius and other Fahrenheit are put into a hot bath. The reading on Fahrenheit is just 3 times the reading on Celsius. The temperature of the bath is, एक बात ध्यान रखना भैया, एक फार्मूला कि टेम्परेचर एट एनी स्केल माइनस आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू सेम फॉर ऑल स्केल्स। ये सभी स्केल्स के लिए सेम होता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है भैया। तो देखिए आंसर सेल्सियस में है तो C माइनस 0 अपॉन स्टीम पॉइंट 100 माइनस आइस पॉइंट 0। फ़ारेनहाइट स्केल में 3 टाइम्स है, यानी F माइनस यहाँ पे 32 बाई 212 माइनस 32 लिखेंगे। ये C बाई 100 हो जाएगा, F 3C के बराबर है, माइनस 32 डिवाइड बाई 180, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 18C इक्वल हो जाएगा 30C माइनस 320 के, यहाँ से 12C की वैल्यू 320 आ जाएगी, C की वैल्यू 320 बाई 12 आ जाएगी, यानी 80 बाई 3 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। सभी बच्चों को मेरी बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी और सभी ने इसको सही से सॉल्व किया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, ए स्विमर विशेस टू क्रॉस ए 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। His speed with respect to water is 3 km per hour if he heads in the direction making an angle theta with the flow. Find the time he takes to cross the river. देखो भैया, जो सिचुएशन जैसी कह रहा वैसी बना दो। ये आपकी एक नदी है, नदी की जो चौड़ाई है वो आपको दे रखी है 0.5 किलोमीटर। ठीक है भाई, एक आदमी को नदी को क्रॉस करना है, वो पानी की वेलोसिटी, ये है आपका वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि गिवन है 5 वाइड रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। पर्सन चल रहा है विद रेस्पेक्ट टू वाटर 3 किलोमीटर पर आवर से, और ये एंगल दे रखा है थीटा। कह रहे हैं कि इस आदमी को इस नदी को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। देखो भैया, ये 3 किलोमीटर है, इसका वेलोसिटी का ये कंपोनेंट जो होगा वो 3 cos थीटा हो जाएगा और ये 3 sin थीटा हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन है, हम लोग जानते हैं टाइम हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल होता है। तो जिस डायरेक्शन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं उसी डायरेक्शन में स्पीड लेनी होती है। हमने एज्यूम किया नदी को क्रॉस करने में टाइम t लगा है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है बेटा 0.5, स्पीड की वैल्यू दे रखी है 3 sin थीटा। देखो एक बढ़िया बात यहाँ पे ये है कि आंसर मिनट्स भी में भी है, सेकंड में भी है। तो देखते हैं सेकंड मिनट को कौन सा मैच करता है। पहली बात तो t, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 30 sin थीटा, यानी t की वैल्यू आ गई 1/6 sin थीटा। ये वैल्यू आ गई सेकेंड्स में। तो देखो भैया यहाँ पे सेकंड में कोई वैल्यू तो तुम्हारी मैच नहीं कर रही है, तो इसको बदलना पड़ेगा तुम्हें किसमें, मिनट में। 1/6 sin थीटा है, मिनट में बदलना है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर घंटे में है। अरे भैया ये टाइम तो घंटे में है, सेकंड्स में नहीं है। ये टाइम बेटा आवर में है, सेकंड्स में थोड़ी ना है, घंटे में है। ठीक है, इसको मिनट में बदलना है। मिनट में बदलने में 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60/6 sin थीटा, तो आंसर आ जाएगा 10/sin थीटा मिनट। देखो हम लोग दिमाग में हमेशा सेकंड 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 चलता है, हमारे भी दिमाग में सेकंड चल रहा था। सेकंड में ऑप्शन होता तो पूरी ताकत से गोला बना देते, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले करेक्ट ऑप्शन तो टिक कर लेने दो, इतनी मेहनत करिए ना। 10/sin थीटा। क्वेश्चन नंबर 22 गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion and the other is labeled as region. In projectile motion, the angle between the instantaneous velocity and acceleration at the highest point is
180 डिग्री। कितनी बढ़िया बात कही थी। देखो भैया हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगता है। दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, 180 नहीं होता। ये बात हो गई गलत, फॉल्स हो गया। रीजन की बात करते हैं। एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली। ये बिल्कुल बात सही है, असर्शन गलत है, रीजन हमारा सही है। तो ए इज A is not correct. A is not correct and R is correct. So correct option है option number 4. Question number 23. A body is released from the top of a tower of height h. It takes t seconds to reach the ground. Where will be the ball after t by 3 seconds? देखो भैया ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट h है, इसकी हाइट को हमने h मान लिया, रेस से रिलीज किया हुआ है, इसको यहां से यहां तक पहुंचने में मान लिया टी टाइम लग रहा है। तो एक फार्मूला जानते हैं, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया 0। तो टाइम की वैल्यू आ गई अंडर रूट के अंदर 2h अपॉन जी के इक्वल। कहा ये बॉल t/3 टाइम पर कहां पर होगी, t/3 टाइम पर कहां पर होगी। मान लिया ये डिस्टेंस हमारी h डैश है, तो देखिए भैया h डैश हमारा इक्वल हो जाएगा हाफ जी t/3 का होल स्क्वायर, यानी हाफ जी टी स्क्वायर करोगे तो ये 2h अपॉन जी आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आपकी बेटा h/9 आ गई। देखो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन को हमें मैच कराना है। तो देखो फ्रॉम द ग्राउंड दे रखे हैं चारों ऑप्शन, तो ये हाइट तो हमने टॉप से निकाली है, अगर ग्राउंड से निकालेंगे तो h माइनस एच डैश अपना आंसर हो जाएगा। सो h की वैल्यू h माइनस एच डैश से h माइनस h/9 से 8h/9 आ जाएगी। तो आंसर आएगा एट h 8h/9 फ्रॉम द ग्राउंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24. ए मंकी ऑफ मास 20 किलोग्राम इज होल्डिंग ए वर्टिकल रोप। ये देखो भैया एक वर्टिकल रोप है, इस वर्टिकल रोप को एक बंदर ने पकड़ रखा है, एक बंदर ने पकड़ रखा है, ठीक है। इस बंदर का जो मास है वो 20 kg है। when a mass of the rope will not break when a mass of 25 किलोग्राम is suspended from it। यानी कि भैया अगर इस रस्सी की ब्रेकिंग स्ट्रेस या ब्रेकिंग टेंशन की बात करें, ब्रेकिंग फोर्स की बात करें, तो ब्रेकिंग फोर्स हमारा जो आएगा वो आ जाएगा 25 जी के बराबर, यानी 250 न्यूटन। 250 से ज्यादा फोर्स हो जाएगा तो ये रस्सी टूट जाएगी। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद विच द मंकी कैन क्लाइंब अप अलोंग द रोप। देखो जब हम रस्सी पे चढ़ते हैं, तेजी से भागते हैं तो रस्सी को नीचे खींचते हैं, जितनी तेजी से भागेंगे उतनी टेंशन हमारी बढ़ती जाएगी। तो जरा इस बंदर के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो नीचे की तरफ लगेगा इस पे 20 जी, ऊपर की तरफ टी, क्योंकि जब ये रस्सी को खींचेगा तो रस्सी इसको ऊपर खींचेगी और ये ऊपर की तरफ जाएगा किसी एक्सेलरेशन a से। तो फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन t माइनस 20 जी बराबर होगा 20a के। t की वैल्यू है 250, 20 जी करोगे 200 इक्वल टू 20a के, 50 इक्वल टू 20a हो जाएगा। तो a की वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन की बात करें बच्चों तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मासेस M2M एंड 3M आर अटैच। अरे इसको पहले लटका दो सही से, गेंद तो गिर जाएगी, है ना। विद लाइट स्प्रिंग ओवर फिक्स फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन इन द फिगर, द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन द मासेस 2M एंड 3M। यहां पर टेंशन बतानी है कितनी होगी भैया। यहां पर टेंशन T1 मान लेता हूं, यहां पर T और यहां पर T। देखो इसको अलग अलग फिगर नहीं बनाएंगे, हम एक काम करते हैं, देखिएगा ध्यान से। इन दो मास को थोड़ी देर के लिए एक मान लेते हैं। T1 इंटरनल फोर्स हो गया, गायब हो गया। 3 + 2M ज्यादा होगा, सिस्टम इधर की तरफ एक्सेलरेट करेगा किसी एक्सेलरेशन A के साथ। अप्लाई कर देते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, 3mg, 3 + 2 जोड़ दो अब एक साथ, हम भी 3 लिख रहे हैं, ठीक है। क्या लिख दोगे बेटा,
5 mg माइनस का t बराबर 5 ma। इसकी इक्वेशन बनेगी, देखो इधर नीचे लग रहा होगा, इस पूरे सिस्टम पे लग रहा होगा 5 mg और यहां पे लग रहा होगा mg। इसकी इक्वेशन बनेगी t माइनस mg इक्वल टू ma। दोनों को जोड़ दो, 4 mg इक्वल टू 6 ma के m से m कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आ गई 2g/3। अब आपने a ले लिया, इसको लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस वाले फिगर को कंसीडर करते हैं 3m के मास को। तो देखो भैया जो 3m है, इसमें 3m में ऊपर T1 लग रहा है, नीचे 3mg लग रहा है, ये भी a से ही नीचे जाएगा, यानी इसकी इक्वेशन बनेगी 3mg माइनस T1 इज इक्वल टू 3ma के। 3mg माइनस T1 इज इक्वल टू किसका एक्सेलरेशन पूछा गया है, 2m एंड 3m के बीच में टेंशन पूछी गई है, T1 पूछा गया है। ठीक है भैया, तो एक काम करो, T1 की वैल्यू हो जाएगी 3mg माइनस का 3m और a की जगह पुट कर दो 2g/3, 3 से 3 कैंसिल कर दो, तो ये बच जाएगा तुम्हारा mg। यानी यहां पर जो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी वो mg के इक्वल आ जाएगी। देखते कौन सा ऑप्शन सही है, करेक्ट ऑप्शन इज 1 mg। तो बच्चों आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, और अगले टेस्ट के लिए और अच्छी मेहनत करिए, राइट, क्योंकि आपको मालूम है कि सिलेक्शन सीट पक्की करने के लिए हमको 700 के आसपास रहना है। ठीक है, तो इसका सेशन, आगे का सेशन करने के लिए शुभम सर आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों एंड गुड नाइट। आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 से सेशन को आगे कंटिन्यू किया जाए। इन द फिगर गिवन बिलो द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg इज शोन, द इम्पल्स एट 2 सेकेंड इज। अच्छा, ध्यान से अगर हम लोग देखें, इस ग्राफ की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट, ठीक है, पर्टिकुलर 2 सेकेंड के पहले यहाँ पे हमें लाइन कैसी मिल रही है, स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन मिल रही है, स्ट्रेट लाइन। अगर लाइन स्ट्रेट है तो इसका सीधा मतलब, सीधा इंडिकेशन ये है कि हर जगह क्या होगा, स्लोप सेम होगा। स्लोप क्या होगा, सेम होगा। ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं। दूसरा, अगर हम ध्यान दें तो ये जो लाइन इसके बाद की मिल रही है, यहां पे ये स्लोप जो है ये क्या होगा, 0, बिकॉज लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये इतना हम लोगों को बहुत बेसिक डेटा पता है कि अब 0 to 2 की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए, अगर मेरे प्यारे बच्चों हम ध्यान से इस चीज को देखें, तो यहाँ पे अगर हम स्लोप लिखना चाहेंगे तो tan थीटा इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, y/x। ये मान लेते हैं कि थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू हम लोग लिखते क्या है, y/x। y की वैल्यू कितनी है, 2, x की भी 2, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 1। कितनी आई वैल्यू, 1। और यहाँ पे अगर हम tan थीटा लिखना चाहें या स्लोप लिखना चाहें, अब ये आपको पता है m है, इसी को हम स्लोप बोलते हैं। और यहाँ पे अगर हम स्लोप लिखना चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें ये पता है कि ये क्या है, 0। अब दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा कि ये ऊपर की तरफ जो दिया गया है वो मेरे प्यारे बच्चों पोजीशन है। क्या है, पोजीशन। नीचे की तरफ जो दिया गया है वो टाइम है। और पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, जो स्लोप होता है मेरे प्यारे बच्चों किसका, पोजीशन टाइम ग्राफ का, वो हमें देता क्या है, वेलोसिटी। क्या देगा, वेलोसिटी। अब देखो, पर्टिकुलर 2 सेकेंड के पहले अगर हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 सेकेंड के पहले, तो हमें पता है कि वेलोसिटी हमें कितनी मिल रही है, 1 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम देख रहे हैं 2 सेकेंड के ठीक बाद, तो कितना मिल रहा है, 0 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर हम बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जो v इनिशियल है वो तो आपका 1 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन अगर v फाइनल की बात करोगे तो ये क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 2 सेकेंड के बाद ये क्या हो जा रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है, यानी स्लोप क्या है, 0। अगर यही y के पैरेलल होता तब कितना हो जाता मेरे प्यारे बच्चों, इन्फिनिटी हो जाता। अब हम लोगों से पूछा गया है कि आप, तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, चेंज इन वेलोसिटी दैट इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल, 0
-1 यानी आ गया -1 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ लिखेंगे। अच्छा ध्यान से देखिए, तो आपसे पूछा क्वेश्चन में जा रहा है कि इंपल्स को अगर हम बात करते हैं तो इंपल्स को हम ऐसे कहते हैं कि अगर कोई बहुत हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट कर रहा है, अप्लाई किया गया है, तब वो क्या होता है, इंपल्स। लेकिन हमें यह भी पता है कि न्यूमेरिकली जो इंपल्स होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के, मेरे प्यारे बच्चों। और मास कितना दिया है, 0.1 kg। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगर सीधा हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, हमसे अगर इंपल्स पूछा जा रहा है तो हमें पता है कि एक्चुअली वो न्यूमेरिकली क्या पूछा चाह रहा है, मोमेंटम, वो भी चेंज इन मोमेंटम। यहां से हम लिखेंगे 0.1 मास दिया है और ये वैल्यू -1 है। यहां से बच्चे आ जाएगा -0.1 kg मीटर पर सेकेंड। यहां तक मेरे प्यारे बच्चों मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर होगा, -0.1 kg मीटर पर सेकेंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चे, और हल्का सा इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना था कि 2 सेकंड के ठीक पहले वेलोसिटी, ठीक है, 0 सेकंड से 2 सेकंड के ठीक पहले तक कितना रहेगी, 1 मीटर पर सेकेंड। और जैसे 2 सेकंड के आगे हम बढ़ते हैं, वेलोसिटी क्या हो जा रही है मेरे प्यारे बच्चे, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी को, क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। A ball start from rest from a height h onto a floor and rebounds to a height h by 4. The coefficient of restitution between the ball and floor is. अब हमें इस चीज को लिखना हुआ तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, अब इसको दो तरीके से आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। देखिए कुछ लोग ऐसे करेंगे कि v इनिशियल सर जो होगा वो हाइट से गिर रहा है तो 2gh होगा। भाई कुछ लोग हो सकता है कि इसको भी, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से करें। और v फाइनल अगर हमें लिखना हुआ तो हम क्या लिखेंगे, रूट में 2gh डैश, यानी हम लिखेंगे 2g। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, h/4, ऐसा कुछ हम लोग लिखेंगे। अब हम लोगों को e अगर पता करना है तो हम तो यही लिखेंगे ना। अब ये इससे कैंसल होगा बच्चे, तो ये आ जाएगा रूट में gh/2। तो अगर अब हम लोगों को लिखना हुआ तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, gh/2 अपान रूट में क्या लिखेंगे, 2gh। क्या लिखेंगे, 2gh। यहां से अब gh से gh को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो अब जो बच रहा है वो डेटा हम लोग ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे बचेगा 1/√2 और यहाँ पे क्या बचेगा, √2। अब देखो इसको, ये √2 कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, या एकदम सिंपलीफाई वे से हम आपके सामने कर दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, एकदम तकलीफ ना झेलनी पड़े। 1 कितना आ गया, 2। तो कौन सा आंसर होगा, 1/2। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि हम लोग इतना लंबा मेथड फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग कहेंगे कि सर ये तो नन्हा सा क्वेश्चन है ना, क्यों इतना लंबा खींचा जाए। हम लोग ऐसे लिख देंगे h2/h1, ऐसे लिखेंगे। यहां से h2 की वैल्यू हमें पता है कि कितना है, h/4 अपान कितना, h से h कैंसिल हो गया, रूट में 1/4 आया, यहां से आ गया 1/2। क्यों हम लेंथी मेथड को फॉलो करें, हमें नीट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट मिलता है तो 1 मिनट में ही हम उसको करेंगे, उससे ज्यादा टाइम देने का कष्ट नहीं करेंगे। if distance is plotted along x axis and kinetic energy along y axis for an object moving along x axis, then the slope of tangent of so obtained is proportional to. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, you will really enjoy this question. देखिए अब जो जो बोला गया सीधे करिए, हम लोगों को कुछ नहीं पता इस क्वेश्चन के बारे में, लेकिन हम लोग बहुत स्मूथली करेंगे। हमें बोल रहा है कि डिस्टेंस को किधर प्लॉट कर दीजिए, एक्स एक्सिस पे लीजिए, हमने आपकी बात मान ली सर। डिस्टेंस को किस पे कर दिया, एक्स पे। काइनेटिक एनर्जी को कह रहा है कि वाई पे कर दीजिए। अब स्लोप ऑफ ग्राफ जो होगा, ये जो स्लोप होगा ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये पूछा जा रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, हमें बहुत अच्छी तरीके से इसे मान लेते हैं हम थीटा बच्चे। हमें पता है स्लोप दैट इक्वल टू m दैट इक्वल टू tan थीटा, ऐसा हम कुछ लिखेंगे। और tan थीटा अगर हम लोग लिखने जा रहे हैं तो वास्तव में ये है क्या,
काइनेटिक एनर्जी अपान डिस्टेंस हम x मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, वो आपकी मर्जी है, कोई मैं ऐसा प्रेशर नहीं कर रहा हूं कि x ही मानो, ठीक है, आपकी इच्छा है, चलो ठीक है s मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो, x मानो, r मानो, s मानो, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, उस पर कोई आपको रोक नहीं सकता। आपको पता है बच्चे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, भाई काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, वो आपको देगा क्या, एक्चुअली वर्क डन, और इसे हम वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपान डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चे, कैंसल, यानी स्लोप जो हो गया वो बराबर किसके आ गया, फोर्स के। अच्छा ध्यान दीजिए, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए। क्या मूविंग बॉडी का मास बदल रहा है, मास इज कांस्टेंट। मास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट है। अगर मास कांस्टेंट है तो हम यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ऐसा कुछ लिखेंगे। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोगों का आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं हम लोगों को, पूरा का पूरा एंजॉय करा रहे हैं। A mass of 10 kg moving with horizontally with a velocity of 100 centimeter per second strike the bob of a pendulum and stick to it. The mass of the bob is also 10 gram. The maximum height to which the system can be raised is. अच्छा बच्चा, इसको करने के ना दो तरीके हैं, 4-5 केसेस इसमें पूछे जाते हैं, वो चारों पांचों केस हम लोग याद कर लेंगे बच्चे, तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा अगर किसी को इतना टाइम नहीं किल करना है, मैनुअल मेरी तरह नहीं सोचना, भाई आप कहोगे कि सर हमें तो 1 मिनट का टाइम मिल रहा है, हम 1 मिनट में करेंगे, तो आप कर सकते हो। यहां पे अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हुई तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं मास ऑफ बुलेट, भाई मास आप जो भी ले लो, ठीक है, मास आप 10 ग्राम मूविंग, ठीक है, 10 ग्राम का कोई वो मूव कर रहा है तो 10 ग्राम का कोई ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आप लिख सकते हो मास ऑफ पार्टिकल या बॉडी, चलो बॉडी लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह हम लोगों को मिल जाएगी लिखने के लिए। मास अपान बॉडी लिखेंगे, इनटू बच्चे मास लिखेंगे जिससे वो जाके टकरा रहा है, यानी मास हम किससे जाके टकरा रहा है, पेंडुलम से, तो मास ऑफ बॉब लिखेंगे, इनटू मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखोगे, इनिशियल वेलोसिटी यू लिखोगे। इससे डायरेक्ट आप कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करके दिखाऊंगा, लेकिन हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं। देखो मास हमें बॉडी की पता है कि मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं एम है, इसका भी कितना है, ठीक है। अब मास आप बॉब आप ले रहे हो, ठीक है, इसके अलावा और क्या लोगे, प्लस इस पे मास आप क्या लोगे, मास ऑफ बॉडी, या आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि ये मास ऑफ क्या है, आपका सिस्टम है, क्या है, मास ऑफ सिस्टम है। मैं इतना लिख रहा हूं बच्चे, आपको इतना लिखना नहीं है, आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करोगे, कहोगे कि सर इतना लंबा हम घुमाएंगे नहीं। मास m लेते हैं, इन दोनों का मास क्या है, सेम है। देखिए इसका भी 10 ग्राम है, इसका भी क्या है, 10 ग्राम, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 2m इंटू यू, m से m कैंसल हो गया, ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, u की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 100 मीटर पर सेकेंड, तो यहां से आ जाएगा 100/2, यानी कितना आया बच्चा वेलोसिटी, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसी को डायरेक्ट लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 0.5 मीटर पर सेकेंड। मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों यहां तक आपको कोई समस्या होगी नहीं। अब आप कहोगे सर यहां पूछा तो क्या गया था, हाइट, तो फिर हम हाइट को निकालना है, तो हाइट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर देंगे, h इक्वल टू v²/2g। अब v पता है आपको कितना है, 0.5 का स्क्वायर अपान 2 इंटू 10। अब इसे लिखना हुआ तो हम लिखेंगे 0.25 अपान 2 इंटू 10। अब ये डेसिमल को इधर लेके जाएगा तो इसे हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, कैंसिल कर दीजिए, 0.125/10, यहां से आ जाएगा 0.0125 मीटर। इसे मेरे प्यारे बच्चों सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, अब देखो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल इतना शिफ्ट करेगा तो ये हो जाएगा 1.25 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर, फोर्थ। अच्छा बच्चे कुछ लोग शायद इस फार्मूले से परिचित ना हो, अगर आप न्यूलाइट के स्टूडेंट नहीं है तो फिर आप इस फार्मूले से परिचित शायद ना हो, या कुछ किसी और तरीके से आपने सीखा होगा, लेंथी मेथड से सीखा होगा, तो वो मेथड भी मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि ये ना कहो कि नहीं सर हमारे यहाँ तो कुछ और बताया गया था। चलो मास इंटू वेलोसिटी कितना ले लेते हैं, 100, हमें पता है कि अब देखो
कोलिजन के पहले पहले कितना था m इंटू 100, कोलिजन के बाद हम मान लेते हैं m प्लस m इंटू वेलोसिटी क्या ले लेते हैं v। अब यहां से अगर हम लिखना चाहें तो ये आ जाएगा m इंटू 100 दैट इक्वल टू 2m इंटू v। m से m गए कैंसल, यहाँ पे कितना आ गया 50, तो यहां से वेलोसिटी आ गई बच्चे 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसे लिख सकते हैं हम लोग 0.5 मीटर पर सेकेंड। जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा यूज कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो हमारे रट के कुछ आने वाला नहीं है, तो रट के हम कुछ किसी चीज को रखेंगे भी नहीं। अब हमें पता है कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है, यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी। या हम ये कह सकते हैं कि जो ठीक है कोलिजन के पहले जो नेट काइनेटिक एनर्जी थी वही किसमें बदलेगी, पोटेंशियल एनर्जी में बदलेगी, यानी हम डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं 1/2। अब देखो 1/m लिखे 1/2 लिखेंगे हम, इसके बाद फिर क्या लिखेंगे बच्चे, अब ये आके इससे टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ हो जाएगी, हमें पता है कि कितना हो जाएगा। तो अब देखो हम चलो इसका केस ले लेते हैं कि ये दोनों आके इससे चिपक चुका है, कोलाइड कर चुका है, इससे स्टिक कर चुका है। अब ये भाई इस समय इसकी केस को देखेंगे तो यहां पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/m 2m v स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा मास। देखो अब ये जब हाइट पे 2m एक साथ जा रहा है तो 2m लिखेंगे इंटू जी लिखेंगे इंटू बच्चों क्या लिखेंगे h लिखेंगे। अब आपको पता है कि 2m से 2m क्या हो गया कैंसल, तो v स्क्वायर बाई 2g, ये कितना आ गया h। देखो यही तो मैंने पहले कहा था ना कि रट के रखना, तो यहां से हम लोग h लिखना चाहेंगे तो h आ जाएगा बच्चे 0.5 का स्क्वायर अपान 2 इंटू 10, यहां से आ जाएगा 0.25 अपान 20, यहां से हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0125 मीटर, इसे लिख सकते हैं 1.25 सेंटीमीटर। ऑप्शन तो पहले ही किया जा चुका है, मैंने मैनुअल मेथड बताया, वैसे आप कोशिश करना। अब जैसे इसी में पूछ दिया जाता लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्या पूछा जाता लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कि काइनेटिक एनर्जी कितनी लूज हुई, तब भी बच्चे हम लोग ना डायरेक्ट लिख सकते थे। हम लिखते क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, क्या लिखते काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इनटू फिर क्या लिखते मास, किसका लिखते आप, ठीक है मास किसका लिखते बॉब का, अपान टोटल मास लिखते, अपान क्या लिखते टोटल मास लिखते। उसके बाद बच्चों एक चीज अलग से और लिख देते, इनटू क्या टोटल मास लिख देते, हमारा काम हो जाता। अच्छा इसमें एक चीज और पूछी जा सकती है कि ये मैक्सिमम कितना एंगल बनाएगा, सेमी वर्टिकल एंगल, या पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम कितनी होगी, ये भी पूछे जा सकते हैं, और ये एसएचएम परफॉर्म करेगा वो पूछा जा सकता है। तो देखो इसके ज्यादा हमें नहीं जानना है क्वेश्चन पे, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं करते हुए क्वेश्चन को, ठीक है क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ताकि हम लोगों को समस्याएं कम हो। अब बोल के रखा है कि वॉल्यूम ऑफ अ मेटल स्फीयर इंक्रीज बाय 0.48%, मतलब कहीं ना कहीं वो आपको डेटा दे दिया v माइनस वी नॉट अपान वी नॉट, ये किसके बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, गामा टी के। मुझे लगता है अब भाई गामा टी लिखिए चाहे डेल्टा टी लिख दीजिए, आपकी इच्छा है। कुछ लोग डेल्टा थीटा भी लिखते हैं, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है, आप जो भी लिखना है लिखिए, कोई समस्या नहीं। ये कितना दिया है 0.48% का मतलब डिवाइडेड बाई 100। अब ये हमें लिखना है गामा, गामा की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन टेम्परेचर दिया है कि कितना बढ़ाया गया है 60 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर हम इसको केल्विन में भी देखेंगे तो कितना बढ़ेगा 60 डिग्री, तो यानी हम गामा इंटू क्या लिख देंगे 60 डिग्री सेल्सियस, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अब देखो अगर हम चाहें तो इसको इधर लेके आएंगे बच्चे, तो यहाँ पे गामा की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 0.48 अपान 100 इंटू 60। अब बच्चे हम ऊपर नीचे कितने का मल्टीप्लाई कर दे 100 का, तो ये हो जाएगा बच्चे 48 अपान 100 इंटू 60 इंटू 100। अब देखिए ये इससे कटेगा, यहाँ पे कितना आएगा 8, यहाँ पे क्या आएगा 10, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 8 अपान कितने जीरोज हैं 5, तो यहां हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10 पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू हम लोगों ने किसकी निकाली अभी तक बच्चे, गामा की। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो ये क्या कह रहा था, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन नहीं पूछा था, कौन सा लीनियर लिख दो प्रभु,
क्यों चिंता करते हो, लिख दो सर अल्फा इक्वल टू क्या होता है गामा बाई 3, यानी क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 10 पावर -5/3, और 8/3 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 2.67 इंटू 10 पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। देख लो मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा देखो यहाँ पे ये वैल्यू आपको दे के रखा है, अगर क्वेश्चन में 8 दे देता ना तो कुछ लोग 8 भी हिट करके खुश रहे होते। यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, लीनियर एक्सपेंशन लिखा है वॉल्यूमेट्रिक नहीं, इसलिए अल्फा निकाला गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग इस सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चे। और मुझे पता है कि रियली आप इंजॉय करते हो पढ़ाई को, फिजिक्स को तो आप बहुत ज्यादा इंजॉय करते हो। अब देखो मॉड की बात हो रही है, यानी हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी। देखो मॉड की बात हो रही है तो चलो डायरेक्ट लिखते हैं, क्यों इतना घुमाते हैं। ये हो जाएगा बच्चे ए बी साइन थीटा का स्क्वायर, इसके बाद प्लस, अगर इसको लिखना चाहेंगे बच्चे तो ये आ जाएगा ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब बच्चों देखो यहां से लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से बच्चों चाहो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन ले लो, ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यहां से वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कितनी प्यारी वैल्यू आई है, और सिंपल क्वेश्चन है कोई इसमें, ठीक है, ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस लग गया कि नहीं सर मेरे से तो नहीं होना है। The magnitude of resultant of two unit vector is equal to magnitude either of them. अच्छा देखो बच्चे, आपने एक चीज पढ़े रखी, वही मैं रिकॉल करवा देता हूं, ठीक है। हम लोग बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, और कैलकुलेशन अगर आप कर रहे हो बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन के लिए तो फिर आप समझ के चलिए कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना टोटली, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे। अगर मैं इसको करना चाहूं तो 2-3 तरीके से कर सकता हूं। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक टेबल मैं बना रहा हूं, उसको याद रखिएगा, आधे क्वेश्चन तो आपके वेक्टर के आपके लेवल के ऐसे ही निकल जाएंगे। हम ये मान लेते हैं थीटा है, ये आर है, 0 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री होता बच्चे 45 का भी और 30 का भी बहुत मजेदार आता है। √2 अंडर √2 प्लस √2 लिखते हैं हम, और एक का √3 होता है। अभी उसकी चर्चा हम लोग एकदम नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल बात करेंगे जो सिंपल भाषा में समझ में आ जाए। देखो बच्चे हमें पता है कि इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो हमें पता है, मान लो r इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये पता है, और दूसरा हमें ये दिया है कि a बराबर किसके है b के, ये दे के रखा है बच्चे। तो हमें पता है कि हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं a√4, यानी क्या आ जाएगा 2a, ये कितना आ जाएगा a√3, ये कितना आ जाएगा a√2, ये a आएगा और ये क्या आएगा 0। अब बच्चे ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का दो यूनिट वेक्टर का वो किसी एक के मैग्नीट्यूड के क्या है बराबर, यानी हिंट मिल गया, थीटा कितना बच्चे 120, यानी जितना ए उतना ही बी उतना ही रिजल्टेंट। कौन सा केस 120 डिग्री वाला। और आप कहोगे तो मैं इसको प्रॉपर भी सॉल्व करके दिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, परेशान मत होना, मैं पहले सारे ट्रिक्स हम सीख लेंगे उसके बाद करेंगे। अब यहां से हम लिखना चाहें तो cos थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं cos 120 डिग्री, और इसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चा होती है -1/2 होती है। अब इसके बाद अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब रिजल्टेंट हमें निकालना है, कितना है एंगल 120, तो भाई हम यही तो लिखते हैं कि अब मैं यूनिट वेक्टर है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, चलो लिख देते हैं एक बार ताकि आपको परेशानी एकदम ना हो, आप परेशान ना हो मेरे प्यारे बच्चों, बाकी सब चलेगा, ठीक है। अब यहां से बच्चे हम लिखना चाहेंगे तो यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ठीक है
अब cos 120 की वैल्यू रख रहे हो तो cos 120 को थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा ये ध्यान देना कि वो डिफरेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डिफरेंस। तो कौन सी साइन यूज होगी? माइनस। -2 इंटू 1/2। √2 से √2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू -1/2 आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। यहां से बच्चों कितना आ गया? √3। या मैं कहूंगा कि यार क्या इसमें रखा हुआ है, आप रट के रखिए ना कि अगर दो यूनिट वेक्टर का, ठीक है, हम सम कर रहे हैं तो एक यूनिट वेक्टर ही आ रहा है और अगर उनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा? √3 आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत बार किए होंगे। अगर आप चाहते तो ये तरीका नहीं अप्लाई करना था आपको। नहीं सर मैं जबरदस्ती आंसर निकालूंगा, मुझे आंसर निकालना है, ठीक है, तो आप ऐसे लिख देना आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते थे 1 का स्क्वायर रिजल्टेंट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू क्या लिखते? कॉस थीटा लिख देते। अब यहां से अगर हम लोग सॉल्व करते तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा। ये इधर जाएगा तो 1 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया? 2 कॉस थीटा। ऐसा कुछ लिखेंगे। यहां से मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा -1 इक्वल टू 2 कॉस थीटा। अब यहां से लिख देंगे कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 और ये वैल्यू किसकी होती है? कॉस 120 डिग्री की होती है। तो यहां से थीटा आ गया आपका प्यारा सा 120 डिग्री, या इसी को लिख सकते हैं 2π/3। सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, ऐसा नहीं है कि बहुत हमें परेशान होना, नहीं सर ये अपने से नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। The given graph shows the variation of velocity with displacement. Which of the graph given below correctly represent the variation of acceleration with respect to time? हमारे सामने यही ग्राफ है। अब देखो बच्चे, अगर हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं a इक्वल टू वी, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं dv/dt। इसे और लिख देते हैं v dv/dx। एक्सलेशन इस फॉर्मेट में आपने पढ़ा जरूर होगा, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब बच्चे थोड़ा सा जादू देखो, अब हम यहां पे v वही रहने दे, dv/ अगर हम dx लिख रहे हैं तो ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है। क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं आसानी से। अब मेरे प्यारे बच्चों कुछ चीजों को थोड़ा सा और ध्यान में रखना है, तो आइए करते हैं हम लोग। बहुत लेंथी मेथड नहीं फॉलो करेंगे, सिंपल मेथड सब फॉलो करेंगे। अब देखो अगर हम लोगों को Vx लिखना हुआ, ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? -V0/x0। देखो फिर से देख लो, यहां पे V0 है और यहां पे क्या है? x0। और इसी स्लोप की बात कर रहे हो। लाइन कैसी है? स्ट्रेट। लाइन कैसी है? स्ट्रेट। तो इसका सीधा मतलब स्लोप सेम एट एवरी पॉइंट। स्लोप विल बी सेम एट एवरी पॉइंट। सेम एट एवरी पॉइंट। देखो सोचने का तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, और ऐसे क्वेश्चन आपने ढेर सारे किए होंगे। x प्लस V0 लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा भाई हमारी मर्जी लिख सकते हैं। अब देखो हमें पता है कि y इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? mx प्लस c लिखते हैं। c आपका इंटरसेप्ट होता है। तो स्लोप अगर मेरे को लिखना हुआ तो ये बच्चे किसके बराबर होता है? m के बराबर होता है। इसी को और क्या लिखते हैं हम? dv/dx लिखते हैं। और इसकी वैल्यू आपको पता है -V0 अपान कितना है? x0। ऐसा कुछ हम लोगों को लिखना हो तो लिख सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो कुछ लोग होंगे कि वो बहुत कैलकुलेटिव मेथड आगे, ठीक है, आगे जाएंगे, हम लोग इसी से काम चला लेंगे। देखो हम लोग ऐसे करेंगे कि एट सर x इक्वल टू क्या है? 0। सर x इक्वल टू 0 है तो a इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? v dv/dx। सर ऐसा कुछ लिखेंगे। ये तो हम पहले ही लिख चुके हैं ना, a इक्वल टू v dv/dx। अब वैल्यू रख दो, यहाँ पे V0 होगा, यहाँ पे क्या होगा? -V0 अपान x0 होगा। ऐसा कुछ आएगा। अब देखो बच्चे ध्यान से, जो भी वैल्यू आई वो कैसी आई? निगेटिव आई।
कैसी आई, निगेटिव। यानी जब x की वैल्यू 0 है तो डेटा कैसा आ रहा है, निगेटिव। दूसरा देख लेते हैं, एट x इक्वल टू x नॉट पे, इसका भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, a इक्वल टू वी dv बाई dx लिख दो। अब देखिए जब x नॉट लिख रहे हो तो v की वैल्यू कितनी हो चुकी है वहां पे, 0। ध्यान से देखो यहां पे वेलोसिटी क्या, y कंपोनेंट यहां पे क्या होगा, पर्टिकुलर 0 होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 0 लिख देंगे। अब इनटू क्या लिखोगे, माइनस वी नॉट अपान एक्स नॉट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0। यानी जब x 0 होगा तो फिर हमें ठीक है पता है कि एक्सेलरेशन यहां पे क्या मिलने वाला है, निगेटिव। और जब x नॉट होगा तो एक्सेलरेशन क्या मिलने वाला है, 0। आइए देख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला था वो चीज ध्यान देना। दो केस, एक्सेलरेशन x इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए, निगेटिव। एट x इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन कैसा आना चाहिए, निगेटिव। और एट x इक्वल टू x नॉट पे हमारा एक्सेलरेशन आना चाहिए 0। कुछ ऐसा आना चाहिए दोनों केसेस में। अब देखो x जब 0 हो तब निगेटिव, यहां पे मिल रहा है यहां पे मिल रहा है, ये तो होगा ही नहीं। अब देखो दूसरी चीज ये है, हमें पता कि आगे चल के वो क्या हो रहा है, 0। ना ये 0 हो रहा है ना ये 0, तो यहां से कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को उसी की तरीके उसी की भाषा में हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत लंबा ले जाने की किसी भी क्वेश्चन को कोशिश नहीं करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना इजी हो जाए उतना इजी करेंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड from 27 degrees Celsius to 227 degrees Celsius, then percentage increase in। पहला काम तो ये करना देवताओं कि 27 डिग्री सेल्सियस यहां पे लेने की गलती मत करना, इसको पहले एसआई में बदल लेना। तो ये अगर हम केल्विन में लिखेंगे टेम्परेचर तो ये हो जाएगा 27 प्लस 273, यानी हमारे पास आ गया 300। कितना आ गया, 300। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो केल्विन में तो ये आ जाएगा आपका 227 प्लस 273, ये आ जाएगा आपका 500 केल्विन। अब देखिए आपसे कह रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन वीआरएमएस, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है बच्चों। देखो आपको ये फार्मूला तो पता है ना, वीआरएमएस दैट इज इक्वल टू 3RT बाई, ये फार्मूला हम लोग पढ़ के बैठे हैं बच्चे। अच्छा हमसे पूछ रहा है परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, तो हम लोग ना डायरेक्ट अगले पेज पे चलते हैं, स्लाइड पे चलते हैं और बहुत प्यार से बहुत स्मूथली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बच्चे, लेकिन बिना कैलकुलेशन के मजा भी तो नहीं आता। वीआरएमएस इक्वल टू हमें पता है कितना लिख सकते हैं, 3RT/m, ऐसा लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब परसेंटेज इंक्रीज इन वीआरएमएस अगर हमें लिखना हुआ तो हम यहां पे देखो, अब T1 और T2 लिखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले फाइनल लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 3RT2/m माइनस 3RT1/m अपान, भाई देखो फाइनल माइनस इनिशियल, अपान क्या लिखते हो, इनिशियल लिखते हो, इसमें कोई गलती होनी नहीं चाहिए। अपान क्या लिखोगे, 3RT1/m इंटू प्रभु कितना लिखोगे, 100, इंटू क्या लिखोगे, 100। अब यहां से अगर हम लिखना चाहें तो यहां से हम लिख सकते हैं वीआरएमएस, परसेंटेज इंक्रीज की बात हो रही है तो ये देखिए 3R/m 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 हर जगह था, कॉमन लेके कट करोगे, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप अच्छे बच्चे हो। अब ये मत कहना कि सर मैथमेटिक्स नहीं फॉलो की गई है, डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग अब धीरे धीरे मैच्योरिटी को गेन कर चुके हैं, तो हम लोग अब कैलकुलेशन सिंपल कर देंगे। क्या करना है अपने को, अब देखो वैल्यू रख दो। T2 की वैल्यू तो अपने को पता है कितना, रूट में 500 माइनस रूट में 300 अपान बच्चे रूट में 300 इंटू बच्चा कितना आएगा, 100। अब वैल्यू रखना शुरू करते हैं। रूट में 500 की वैल्यू जो आती है वो आती है बच्चे 22.36 माइनस, अगर रूट में 300 देखेंगे तो इसकी वैल्यू आती है बच्चे रूट में 17.32
अपान 17.32 इंटू क्या लिखोगे 100। अब देखो कैलकुलेशन का खेल बचा है। अब 22.36 में से इसको घटाओगे तो ये बच्चे आ जाएगा 5.04 अपान 17.32 इंटू 100। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चे तो ये आपका एग्जैक्ट आएगा 29.099 ऐसा ही का समथिंग आएगा। तो देखो अब ये आपको पता है कि नियर अबाउट किसके आ रहा है। आप सारे ऑप्शन देख लेते हैं 29%। इसके आसपास कोई और दिख नहीं रहा है तो हम लोग यही हिट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ऐसे कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे जो मजा देंगे आपको सॉल्व करने में क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस gamma is equal to 5/3 is mixed with 1 mole of diatomic gas gamma is equal to 7/5. what will be the value of gamma for mixture? अब बच्चे हम लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से पता है। अच्छा, कुछ वैल्यू जी आपको दे के रखा है हिंट के तौर पे, तो वहां से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब ध्यान से देखो, 1 मोल यहाँ पे भी है और 1 मोल यहाँ पे भी है। एक कौन सी गैस है? मोनोएटॉमिक है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चा कौन सी गैस है? डाइएटॉमिक। एक मोनोएटॉमिक है, दूसरा कौन सा है? डाइएटॉमिक है। तो इसी पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, कैलकुलेशन को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो हमें पता है कि अगर गामा मिक्सचर का लिखना हुआ, किसका लिखना हुआ? गामा मिक्सचर का, तो बहुत बड़ा फार्मूला होता है। ठीक है, आप पढ़े हो, N1 अपान गामा 1 माइनस गामा 1 अपान हम क्या लिखेंगे? गामा 1 माइनस 1, गामा 1 माइनस 1। इसके बाद फिर बच्चे, अब ये पहले की बात कर चुके हैं N1 की, अब किसकी बात करोगे? N2 की। तो यहाँ पे N2 लिखोगे गामा 2 अपान गामा 2 माइनस 1। अभी नीचे की तरफ भी कुछ लिखा जाना है और मुझे पता है कि वो डेल्टा आपको याद है। ये हो जाएगा N1 अपान गामा 1 माइनस 1 प्लस, अब ये ध्यान देना कि प्लस है कि माइनस। यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा? प्लस आएगा। इसमें गलती मत करना बच्चे, गामा 2 माइनस 1। अब हमें सीधा सीधा कैलकुलेशन करना है बच्चे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर कंफ्यूजन आप लोगों को हो रही हो तो गामा इक्वल टू कितना होता है? 1 + 2 बाई क्या होता है? F होता है। और अगर हम बात करेंगे मोनोएटॉमिक के लिए तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 होता है। ठीक है। इसके लिए बात करेंगे हम डाइएटॉमिक के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? 5। अब गामा निकालने की जरूरत नहीं है, हमें गामा दिया है बच्चे तो डायरेक्ट फार्मूला में रखेंगे, कुछ आगे हम लोगों को सोचना नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, अब इसी को गामा हमें किसका चाहिए? मिक्सचर का। किसका चाहिए? मिक्सचर का। तो गामा मिक्सचर का ही निकालने हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1 अपान 5/3। देखो फार्मूला अगर आप ध्यान से देखो तो गामा अपान क्या है? गामा 1 माइनस 1, तो 5/3 लिखेंगे हम लोग। अब गामा 5/3 होगा, उसके बाद क्या लिखेंगे हम? 5/3 माइनस 1 प्लस, आगे लिखेंगे हम लोग 1 7/5 अपान 7/5 माइनस 1, ऐसा कुछ लिखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे 7/5 दे के रखा है वैल्यू। वैसे अगर जरूरत पड़ती तो हम लोग कैलकुलेट भी कर लेते, आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ पे अपान क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे हम लोग लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1 अपान, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 5/3 माइनस 1 प्लस, यहाँ पे हमें लिखना हुआ तो हम लिख देंगे 1 अपान 7/5 माइनस 1। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी है, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। अब देखो वैल्यू हमें लिखनी है तो ये देखो ऊपर की तरफ कितना है? 5/3। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बच्चे आपका 5/3 इधर ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 2/3। अगर इधर हम करेंगे तो 5 आ जाएगा तो ये बच्चे आ जाएगा आपका 2/7। यहाँ पे भी देखो 5/3 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 2/3। ये मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 2/7।
तो अब सिंपल सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू है और उसी तरीके से हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5/3 अपान 2/3 प्लस 7/5 अपान, एक मिनट बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे 2 कितना होगा 5, 2 क्या होगा 5। कैलकुलेशन मिस्टेक ना होने पाए वरना पूरा क्वेश्चन चला जाएगा। 5/3 अपान ये हमारा आ गया है 7/5 अपान 2/5। अब नीचे की तरफ अगर हम लोगों को लिखना हुआ बच्चे तो ध्यान से देखिए, 2/3 है, 1 में है, अपान में है, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 3/2 प्लस हम लोगों को लिखना हुआ तो हम क्या लिखेंगे 5/2। अब देखो एक प्रोसेस करते हैं कि कैंसिल करते हैं जो कैंसिल हो पाए। 3 से 3 गयो काम से, 5 से 5 गयो काम से गया। अब देखिए हम लोगों के पास जो बच रहा है वो लिखते हैं 5/2 प्लस 7/2 अपान 3/2 प्लस 5/2। अब कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा 12/2 अपान 8/2, यहां से आ जाएगा 6/4 यानी आ गया 1.5। बहुत ही धमाकेदार मजेदार क्वेश्चन था। कितना आंसर आएगा 1.5, फोर्थ ऑप्शन है, दिख नहीं रहा होगा, चल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे के सारे क्वेश्चन बच्चे हम लोगों के लिए बहुत इजी जाने वाले हैं, हम लोग एकदम परेशान नहीं होंगे किसी भी क्वेश्चन को लेके। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी इफ F = 40 न्यूटन। MA आपको दे रखा है कितना 50 kg, MB कितना दे रखा है 10 kg। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पे हम कोशिश ये करेंगे कि इस तरीके से कुछ बना लेते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं तो उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों को पता है यहाँ पे फोर्स F लग रहा है, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, तो इधर भी एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होगा। अच्छा इधर की तरफ ये होगा, या चलिए अभी इसको बनाते हैं हम लोग। अब ये आपको क्लियर है। अब यहाँ पे बच्चे आपको पता है कि ये फोर्स F है और इधर पे क्या लग रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स FR, ये लग रहा होगा। तो अब इसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे बच्चे। तो देखो डायरेक्ट हम लोग ट्राई करते हैं। अब हम ये मान के चलते हैं फोर्स इधर लग रहा है तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा। तो एक्सेलरेशन हमेशा आपका बराबर होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपान मास ऑफ सिस्टम, या m ले लो। अब देखो अगर ध्यान से देखें तो A इक्वल टू हम लोगों को लिखना हुआ तो ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स कितना है 40 माइनस अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है, न्यू की वैल्यू कितना है आपको दे रखा है। अच्छा ऊपर की तरफ जो ब्लॉक ए है और इसका मास आपको दे रखा है कितना 5, कितना दे रखा है 5, तो ये हो जाएगा -0.5 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू 5, ये लिखेंगे। और इसके बाद क्या लिखते हैं जी की वैल्यू 10 लिखते हैं। अपान देवता मास कितना होगा, मास कितना दिया है 5। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा 0.5 में 2.5 40 माइनस 25/5, यहां से आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 15/5, ये आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट हो गया। चलो आगे जाने की जरूरत नहीं है, कौन आगे कैलकुलेशन करेगा यार। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस H = I² RT। अब ये सारे डेटा दे रखे हैं। अच्छा ये हमें पता है फार्मूला H = I² RT, यही क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या है मेरे प्यारे बच्चों जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये मेरे प्यारे देवताओं क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब इसी पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। अब परसेंटेज एरर पूछ रहा है आपको, तो परसेंटेज एरर के लिए परसेंटेज एरर इन H डायरेक्ट लिख दो ना यार, 2 है उसके बाद I का परसेंटेज प्लस R का परसेंटेज प्लस किसका
टी का परसेंटेज लिख दो। अब 2 है, आई का आपको दे रखा है कितना 2%, प्लस कितना 3%, प्लस कितना 5%। यहाँ पे बच्चे हम ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा 4% प्लस 3% प्लस 5%। यहाँ से आ जाएगा आपका 1 मिनट 4 प्लस 3 प्लस 5 यही दे रखा है ना, ये 4 हो जाएगा, अगला कितना होगा 3 होगा, फिर 5 होगा। हाँ तो 4 3 5 ये कितना हो गया 12%। यहां से मिला लेना 2% 3% और 5% है, एक ही रेशियो IRT एक सीक्वेंस में ही दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। A student measured the diameter of a steel ball using screw gauge of least count 0.01 सेंटीमीटर। मेन स्केल की रीडिंग दिया है 5 मिलीमीटर एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द 25 डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल। और इसको जीरो एरर कितना दिया है -0.04 का। अब बच्चे अगर ये बताओ कि जीरो एरर माइनस में है तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो करेक्शन किस में होगा, प्लस में होगा। जीरो करेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब तो हमारे पास इसके लिए एक प्यारा सा नन्हा सा फार्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो जिस टर्म में पूछा गया होगा हम लोग उसी टर्म में बता देंगे। करेक्ट डायमीटर पूछ रहा है यानी वो आपसे रीडिंग पूछ रहा है। रीडिंग क्या पूछ रहा है, रीडिंग किसकी, ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं, स्क्रू गेज। ठीक है, अब स्क्रू गेज का हम लोग लिखेंगे तो ये आ जाएगा मेन स्केल रीडिंग। ये आपको पता है मेन स्केल रीडिंग दे के रखा है आपको 5 mm। ठीक है 5 mm दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा बाकी सारे डेटा ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर में दिया है, यही एक दे बोल के रखा है किसमें, मीटर में। तो इसको कह दो भैया तुम आज से किसमें हो गए, किसमें हो गए, मीटर में, और आज से उड़ना मत। तो मेन स्केल रीडिंग आप लिखोगे, फिर बच्चे लिखोगे प्लस VSR इनटू क्या लिखोगे, लिस्ट काउंट प्लस। अब ये जो जीरो करेक्शन होगा इसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे। अब सीधे हम लोग आंसर निकालते हैं। रीडिंग अब हम लोगों को जो मिलेगा, रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज जो मिलेगा, अब ये सिंपल से कैलकुलेशन से मिल जाएगा। तो सिंपल सा कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। पहले आप मेन स्केल रीडिंग लिखोगे कितना 0.05 प्लस, अगला ध्यान से देखते हैं, वैल्यू 25 दे के रखा है डिवीजन रेफरेंस लेवल वाला, तो 25 इंटू लिस्ट काउंट कितना लिखोगे 0.001 प्लस 0.004। माइनस करने की गलती मत करना बच्चे, क्योंकि जीरो इधर है तो इसका जीरो करेक्शन कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर माइनस रख दिया गलती से तो फिर आंसर आपका डूब जाएगा, ये याद रखना कि क्योंकि क्वेश्चन ऐसा, एक ऑप्शन ऐसा दिया गया होगा कि वो मैच कर जाएगा तुरंत। तो इसको बच्चे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.529 सेंटीमीटर। फोर्थ बस इतना ध्यान देना है कि जीरो एरर अगर निगेटिव होगा तो जीरो करेक्शन पॉजिटिव होगा, अगर जीरो एरर पॉजिटिव हो गया तो जीरो करेक्शन कैसा होगा, निगेटिव होगा। इससे ज्यादा कुछ हम लोगों को सोचना नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अभी तक के सबसे अच्छे क्वेश्चन में आएगा। आपको पता है बच्चे कि अगर इस तरीके का ग्राफ मिलता है कि स्लोप निगेटिव हो तो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दो ही मिलता है। स्लोप अगर कम है तो वो आइसोथर्मल होता है, जिस प्रोसेस का ज्यादा होता है उसका कौन सा होता है, एडियाबेटिक होता है। अच्छा अब हम लोग आगे बात करते हैं स्लोप। अच्छा थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं फिर हम लोग करते हैं तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। अगर हम आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं, स्लोप की, आइसोथर्मल के स्लोप की, तो ये बच्चे हमें पता है कि क्या मिलेगा -P/B। बस एक बात के लिए बता रहे हैं कि क्वेश्चन अगर हल्का सा भी घूमा तो उसको कैसे डील करना है, वरना इसका कोई मतलब नहीं है। एडियाबेटिक हमें सिर्फ इससे मतलब है क्योंकि क्वेश्चन के शुरुआत में देखिए प्रोसेस दे रखा है कि कौन सा एडियाबेटिक। हो सकता है कि कल वो प्रोसेस में थोड़ा सा आपको चेंज करते तो इसका क्या होता है, सिर्फ गामा टाइम ज्यादा होता है, यानी -P/B। मुझे लगता है यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए।
अब बच्चे देखो, अगर हम लिखना चाहेंगे तो स्लोप की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्लोप की। तो ये क्या मिलेगा, माइनस गामा पी बाई बी मिल रहा है हमें। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहा है और दो गैसेज हैं, पीवी का ग्राफ है। तो अब हमें ये पता है बच्चे कि ये जो हम, ठीक है, गामा लिखते हैं, गामा की वैल्यू ये होती है, गामा इक्वल टू 1 प्लस 2/f। और मोनोएटॉमिक के लिए, फॉर मोनोएटॉमिक बच्चा f क्या है, 3 है। फॉर डायाएटॉमिक के लिए क्या है, f5 है। तो हमें एक चीज पता है कि जिसका f क्या होगा, लेस होगा, उसका गामा क्या होगा, मोर होगा। और जिसका गामा मोर होगा उसका क्या ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा। बच्चे उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगर स्लोप मोर है, स्लोप ज्यादा है, इसका सीधा मतलब ये है बच्चे कि F क्या होगा, कम। और मोनो डाया में F कम किसका है, मोनोएटॉमिक का। तो वो कौन सी गैस होगी, मोनोएटॉमिक गैस होगी। वो कौन सी गैस होगी, मोनोएटॉमिक गैस। और स्लोप अगर लेस है तो इसका सीधा मतलब यह है बच्चे कि ये कौन सी गैस होगी, डायाएटॉमिक गैस होगी। और अगर ये डायाएटॉमिक गैस है तो इससे सीधा क्लियर हो गया। अब देखो, स्लोप जिसका ज्यादा होगा वो कौन सी गैस होगी, मोनोएटॉमिक। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्लोप यहां पे ज्यादा किसका है, 2 का। 2 का स्लोप मोर, इसका सीधा मतलब कि ये कौन सा होगा, मोनोएटॉमिक गैस। अगर दूसरा देखते हैं हम 1 का, तो इसका स्लोप लेस है। और ये वास्तव में एक्चुअली ना 1 नंबर की बात हो रही है, ये किसकी हो रही है, 2 नंबर की। तो स्लोप लेस है, इसका सीधा मतलब ये हो रहा है कि ये कौन सा होगा, डायाएटॉमिक होगा। अब हमें ये क्लियर हो गया कि 1 क्या है, डायाएटॉमिक है बच्चों। 1 क्या है, डायाएटॉमिक है। और 2 क्या है, मोनोएटॉमिक। तो अब इसमें ऑप्शन में एलिमिनेट करो, ये पहला गलत। दूसरा, O2 कैसा है हमारा, डायाएटॉमिक है। और He हीलियम क्या है, मोनोएटॉमिक। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रिंग इज यूज्ड टू पुल ए ब्लॉक ऑफ मास m वर्टिकली अप बाय अ डिस्टेंस h with a constant acceleration g/2, work done by tension in the string। अब देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हो सकता है कि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए होंगे, लेकिन हम लोग सिंपल तरीके से करेंगे। देखो, हमने जो एक तरीका सीखा उसी से हमेशा पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर के सारे क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपकी मैथमेटिक्स हल्की सी अच्छी है तो पूरी वर्क एनर्जी पावर, और नहीं अच्छी है तो भी हम सारे क्वेश्चन को एक सिंगल फार्मूले से न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में डील कर सकते हैं, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन मास। अब देखो, ये सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है तो ड्राइविंग फोर्स कौन होगा, टेंशन, माइनस अपोजिंग फोर्स कौन होगा भाई, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ इसको ले जाने वाला टेंशन, नीचे की तरफ mg। तो यहाँ t माइनस क्या हो जाएगा, mg अपान बच्चे क्या लिखोगे, m। तो यहां से आ जाएगा ma इक्वल टू टी माइनस mg। तो यहां से प्रभु लिख सकते हो t इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। यहां से प्रभु आ जाएगा एम ए प्लस जी, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और एक्सेलेरेशन आपको दे के रखा है तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो t इक्वल टू हम m लिखेंगे, a की जगह क्या लिखेंगे, g/2 प्लस जी। और g प्लस g/2 कितना हो जाएगा, ऊपर नीचे q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3mg/2। ऐसा हम कुछ लिख सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट आपको वर्क डन निकालना हुआ तो वर्क डन इक्वल टू लिख देंगे टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। टेंशन का आपको निकल के आया 3mg।
अच्छा देखो टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। और एच यहाँ 3/2 mgh, यहाँ से बच्चे डायरेक्ट लिख दो +3/2 mgh। देख लो ऐसा आंसर, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे, इसमें कुछ सोचना नहीं है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा आपको ये नहीं करना है कि ब्रेन लगाना शुरू कर दो कि नहीं सर मैं तो इसको अच्छे कैलकुलेशन से करूंगा। चलो बच्चा पार्टी, आगे बढ़ते हैं। प्रेशर ऑफ अ गैस कंटेन इन अ क्लोज्ड वेसल इज इंक्रीज्ड बाय 0.4% व्हेन हीटेड बाय 1 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर। अच्छा बच्चे देखो, इसको अब डायरेक्ट P और T की बात हो रही है तो हमें पता है डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा P बाई P नॉट इंटू 100, इसे हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा T अपॉन T नॉट इंटू 100। ऐसा लिख पाना हम लोगों के लिए बहुत आसान है बच्चे। अब सीधे वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू हमें पता है कितना 0.4%, परसेंट में है तो अब डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कितना बढ़ रहा है 1 अपॉन T नॉट हमें पता करना है, इंटू क्या लिखोगे 100। अब यहां से सिंपल सा कैलकुलेशन बचता है बच्चे, इधर लेके हम चले आएंगे T नॉट इक्वल टू 100 अपॉन 0.4, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 अपॉन क्या आ गया 4 यानी 250। अब 250 आ गया बच्चे, और देखो दो ऑप्शन है तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि ये किस भाई आपको पता है कि जितना 1 डिग्री सेल्सियस में बढ़ेगा डेल्टा सी बराबर क्या होता है डेल्टा के, और हमें किस में लेना है केल्विन में लेना है। तो कौन सा आंसर आएगा बच्चे, फर्स्ट आएगा, इसके लिए कुछ आगे सोचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्टील वायर 0.25 मीटर लॉन्ग है, मास ऑफ 5 × 10⁻³ kg, वायर इज अंडर टेंशन ऑफ 60 न्यूटन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव की स्पीड पता करनी है तो सबसे पहले देखो न्यू निकाल लेते हैं। न्यू कितना आ जाएगा 5 × 10⁻³ ये आएगा, अपान अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसमें लेंथ आपको दे रखा है 0.25, T/L लिखेंगे। अब देखिए ऊपर और नीचे अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें तो इसको ऊपर नीचे ठीक है किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से 20 से कर देते हैं, या चलिए 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 50 × 10⁻³ अपान बच्चा कितना हो जाएगा 2.5, ये कटेगा कितना आ जाएगा 20, तो 20 × 10⁻³ आ रहा है। और ठीक है तो ये न्यू की वैल्यू आ गई 20 × 10⁻³ अभी यूनिट रख देंगे, उसके लिए कोई समस्या नहीं लेनी है, ऊपर की तरफ टेंशन है नीचे की तरफ लेंथ है तो क्या हो जाएगा kg/मीटर, अभी रखते हैं परेशान मत होइए। मास ये सॉरी ये मास है अपना आपका और ये क्या है लेंथ है, तो ये हो जाएगा kg/मीटर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं बच्चों। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, स्पीड पूछा गया है, स्पीड के लिए तो फार्मूला हमें पता है T/न्यू, T आपको पता है कितना दिया है 60, अपान अगर हम यहां लिखेंगे तो 20 इंटू कितना आएगा 10⁻³ 20 इंटू 10⁻³ यहां से बच्चे आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³। अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो यहां से अगर आप 60/23 अब ये सॉल्व कर लेंगे आप लोग तो ये आंसर लगभग आ जाएगा रूट में 3000। अब ये पता है आपको कि 3000 अगर लिख रहे हो तो ये नियर अबाउट कितना आ जाएगा 5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो ये आ जाएगा 54.7 मीटर पर। कैलकुलेट कर लेना बच्चे, सिंपल सा कैलकुलेशन है, रूट निकाल लेना, इतना तो आता ही आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। कंसीडर 2 कंटेनर A एंड B कंटेनिंग आइडियल गैसेज एट द सेम प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। Pressure by volume and temperature, the gas in container is compressed half of its original volume isothermally, while gas in container B is compressed to half of its original value adiabatically। एक बच्चे ध्यान दो यहाँ पे कि एक को कैसे किया गया आइसोथर्मली किया गया और एक को कैसे किया गया एडियाबेटिकली। अब पूछा जा रहा है कि रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर ऑफ गैस इन बी दैट ऑफ गैस ए इज। अब देखो बच्चे चलिए शुरू से एक एक प्रोसेस को करते हैं हम लोग, तभी कर पाएंगे, वरना ये क्वेश्चन हम लोगों से इतनी आसानी से हो नहीं पाएगा, तो इसको थोड़ा सा सावधानी से कैलकुलेशन करेंगे बच्चों ताकि मिस्टेक ना हो। अब हम लोग बात कर रहे हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस किसकी बात कर रहे हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस।
और आइसोथर्मल प्रोसेस ध्यान से देखोगे तो ये दिया गया है किसके लिए, गैस ए के लिए। किसके लिए दिया गया है, गैस ए के लिए। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमें पता है कि इसके लिए फार्मूला होगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ऐसा कुछ लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे हम शुरुआत में P नॉट ले लेते हैं, V1 हम लोग क्या ले लेते हैं 2V नॉट। तो अगला हमें पता है कि इसी का आधा हो रहा है, तो ठीक है प्रेशर P2 हो जाएगा और वैल्यू हमें पता है V नॉट होगा। अब यहाँ से हल्का सा कैंसिलेशन करेंगे हम लोग, V नॉट को V नॉट से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा P2 इक्वल टू 2P नॉट। जैसी जरूरत होगी बच्चे वैसा यूज कर लिया जाएगा, और थोड़ा सा बच्चे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब देखो दूसरे प्रोसेस को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो वो आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस की बात कर रहे हो बच्चा, एडियाबेटिक प्रोसेस की, यानी ये कौन सा है, गैस बी है। कौन सा है, गैस बी है। अब आगे की तरफ हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं P1 V1। अब यहाँ पे ध्यान देना गामा की बात हो रही है, ठीक है, अब गामा की बात करनी पड़ेगी। गामा अब ये बराबर हो जाएगा P2 V2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा और ध्यान देते हैं कि एडियाबेटिकली में बोला गया है कि वाइल गैस इन कंटेनर बी इज कंप्रेस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, कि इसको कितना कंप्रेस किया गया, हाफ किया गया, तो चलिए 2 वही मान के चलते हैं फिर से। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं P नॉट 2V नॉट इक्वल टू P2, अच्छा ये गामा है, यहाँ पे P2 लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं V नॉट गामा। देखिए अगर हम यहाँ पे कैंसिल करना चाहें तो 2 को तो कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोगों को ठीक है V नॉट से V नॉट को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा P नॉट 2 गामा, P नॉट इंटू 2 गामा दैट इज इक्वल टू P2। अब यहाँ से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर ऑफ गैस इन बी टू दैट ऑफ ए, बी से ए का रेशियो हम लोगों से पूछा जा रहा है बच्चे। तो अब हम देखो P2 बाई क्या लिखेंगे, देखो अब ध्यान से P2 किसका, B का लिखेंगे अपान P1, P2 किसका लिखेंगे, A का। मुझे लगता है कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसकी वैल्यू देखो आप निकाल के रखे हो, अभी कितना आया है 2 गामा P नॉट, 2 गामा P नॉट अपान हम क्या लिखेंगे 2P नॉट। अगर हम P नॉट से P नॉट को कैंसिल करना चाहेंगे तो P नॉट से P नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2 गामा अपान 2, इसे लिख सकते हैं 2 गामा इंटू 2 की पावर -1, यहां से आ जाएगा 2 गामा की पावर -1। यही आंसर आ रहा है, देखिए क्या आता है, ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। अब देखिए कितना आ रहा है 2 गामा -1। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और आगे ए ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एट ए रेट ऑफ W watts at temperature T. If the temperature of the body reduced to T/3 then it will radiate at the rate in watt. अब बच्चे हमें पता है सिंपल सा रिलेशन P इक्वल टू लेमडा ए टी की पावर 4, यहाँ से बच्चे मिल गया P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। अब हमारा काम इसी से हो चुका है, हमें ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा P को वो दे के रखा है कि P, ठीक है P आपको ये बोल के रखा है कि P इक्वल टू कितना है W। अब सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ से हम रिलेशन डेराइव करके डायरेक्ट कर सकते हैं, फिर अब हम लोगों को सोचना नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P अपान P डैश दैट इज इक्वल टू T1 अपान क्या लिखेंगे T2, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P की जगह W अपान P डैश। अब देखिए शुरुआत में टेम्परेचर कितना था T था, बाद में कितना हो गया T/3, T से T कैंसिल हुआ, 3 कहाँ आएगा ऊपर, तो यहाँ आ गया बच्चे 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 कितना आता है 81, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं W अपान P डैश इक्वल टू 81। तो यहाँ से बच्चे P डैश आज का आ गया W/81।
तो ये अगर आप ऑप्शन होगा तो हिट कर दो, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे। वर्क इज अ फ्रेम डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, वर्क जो है वो फ्रेम डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, यानी बच्चे पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन गए काम से। ए पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन सच दैट पावर पी इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2। पावर दे के रखा है बच्चे कि ये किसके प्रोपोर्शनल है, टी की पावर 3/2 के। यानी बच्चे अब इसको हम लिखना पावर हमें प्रोपोर्शनल दे के रखा है टी की पावर 3/2 के। तो चलिए इसी पे आगे बढ़ते हैं। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दे रखा है 3 की पावर। अब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं F डॉट V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब देखो F की जगह हम लिखना चाहें तो F लिख सकते हैं, F की जगह M लिखेंगे, और A की जगह अगर मुझे लिखना हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, V dV बाई dt, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब यहां पे अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा t की पावर 3/2 के, ऐसा कुछ हम लोग लिख सकते हैं। m dv बाई dt, या रुक जाओ, अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा मैं इसको ये v पीछे लिख देता हूं, वरना तुम लोगों की आत्मा दुखी होने लगेगी कि सर ये कौन हो गया, v ये आ गया। अब देखो ध्यान से, तो अगर dv बाई dt, ठीक है, v dv बाई dt लिख रहे हैं हम लोग, और v, तो इसका अगर हम लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, v dv बाई dt ये आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2 बाई, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो v dv बाई dt ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/m आ रहा है, इसे हम लिख सकते हैं v dv या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, वो अपनी मर्जी से लगाएंगे, इक्वल टू k बाई m टी की पावर 3/2, कुछ ऐसा लिख देंगे। अब यहाँ से हम v का इंटीग्रेशन अगर कर रहे हैं तो ये बच्चे इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों को, और ये इधर लेके आएंगे हम किसको, dt को उठा के इधर लेके चले गए हैं, तो ये आ जाएगा आपका v स्क्वायर dv दैट इज इक्वल टू k बाई m। अब आपके पास बचेगा कितना, t की पावर 3/2 dt, ठीक है। अब यहाँ 0 से t तक चलेंगे और यहाँ से 0 से v तक। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 5/2। अब यहां से हम लोग v लिखना चाहेंगे तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा t की पावर 5/4। अब यहां से बढ़ने पे हम लोगों को मिल रहा है यहाँ पे t की पावर 3/2, तो ये t दिया है, ये पूरी तरीके से क्या है, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब अगर पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है, तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी पे। फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, कॉलम 1 को हम लोगों को कॉलम 2 से मैच करके रखना है। तो इसमें बच्चों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और हमें पता है कि अगर डेल्टा एफ एक्स 0 दिया है, इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि जो कंजर्वेशन हो रहा है, ठीक है, कंजर्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कंजर्वेशन एक्स एक्सिस पे हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एफ एक्सिस पे 4 0 है। तो यहाँ पे हमें फार्मूला पता है कि एफ जो होता है, एफ नेट कौन सा, एक्सटर्नल, ये बराबर किसके होता है, dp बाई dt के, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग आगे देखते हैं, दूसरा F इक्वल टू 0 है, नेट फोर्स आपको दे रखा है 0, तो इसका मतलब यह है कि हम किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब पहले का 1, दूसरे का 4। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे।
रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स y1 a इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और a साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे a कर दीजिएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ डिफरेंस जो है फेज डिफरेंस वो कितने का है 90 का है। तो यहाँ से अगर हम a2 निकालना चाहेंगे तो ये आ जाएगा रूट में a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा a√2 और यहाँ पे अगर हम निकालना चाहेंगे तो a आएगा a1। तो यहाँ से अगर हम a1 बाई a2 का रेशियो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो a अपान कितना आएगा a√2 आएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/√2। तो 1/√2 आ जाएगा। यहाँ तक हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द वॉल्स ऑफ सिलेंडर एंड पिस्टन आर एडियाबेटिक इन द वॉल्स ऑफ सिलेंडर एंड पिस्टन आर एडियाबेटिक इन नेचर। वॉल और ये कैसा है एडियाबेटिक इन नेचर। पिस्टन इज फ्री टू मूव एंड देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। There is 10 mole of O2 at NTP in chamber. If we switch on the heater, then gas will. अब देखिए अगर इस पे देखेंगे तो गैस एक्सपेंड करेगी। शुरुआत में सारी वाल तो आपको दे रखा है एडियाबेटिक है, तो आप लोग आंसर मार सकते हो एडियाबेटिक, लेकिन ये ध्यान देना है कि पिस्टन जो है वो क्या करेगी, टेम्परेचर को बढ़ा देगी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा मतलब पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। फिर वो क्या करेगा, प्रेशर को सेम कर देगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आइसोबारिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। A gas expand from V2 to V and 2V to 4V at constant temperature. Ratio of work done in their expansion is. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज कर देंगे। फार्मूला हम लोग को पता है W इक्वल टू 2.303 लिखेंगे, NRT log V2 क्या लिखेंगे V1। अब यहां से अगर हम वर्क डन पहले का लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा 2.303 NRT, उसके बाद NRT फिर हम लिखेंगे log और ये आ जाएगा 2V/V, यानी ये कटेगा कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से W1 हम लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा 2.303 NRT log 2, ये वैल्यू आएगी। इसके बाद अगर मैं W2 भी लिखना चाहूंगा तो वो भी 2.303 NRT log, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 4V/2V, V से V कैंसिल हो जाएगा, ये कटेगा 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2.303 NRT log 2। अगर ध्यान से देखिए तो W1 और W2 की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इसका कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन होगा फर्स्ट। चलिए आगे की तरफ लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। साउंड वेव जो होती है, ये बात की जा रही है कि ट्रांसफर्स होती है, जी नहीं, ये वेव कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। वेव कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। और इसके बाद अगर हम लास्ट देख रहे हैं, वेव अगर हम स्टिक में देख रहे हैं तो ये लॉन्गिट्यूडनल की जगह कैसी होती है, ट्रांसवर्स होती है। इसका सीधा मतलब है कि पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो यहां से हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस प्यारे सेशन को यहीं समाप्त करते हैं।